हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्टरी एजुकेशन। जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में हैं किसी भी सेमेस्टर में और आईआईटी जैम, जेस्ट, टीआईएफआर, सीएसआर नेट, गेट वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, वो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम लोग वीडियोस फिजिक्स के ऊपर, फिजिक्स के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर और आगे चल के मैथ्स के भी वीडियोस हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो वो काफ़ी यूज़फुल होगा आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। तो हम लोग वी आर डूइंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का टॉपिक कर रहे हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पे न्यूमेरिकल्स किया था। अब इस क्लास में एक नया छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो शुरू कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के पहले आई विल सजेस्ट यू कि आप एक बार सेंट्रल फोर्स में जो टॉपिक है सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल का, वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे है वो वीडियो, सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल। सेंट्रल फोर्स वाला प्लेलिस्ट आप खोलेंगे और उस प्लेलिस्ट में एक टॉपिक होगा सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल और उसके अंदर एक और टॉपिक होगा क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। वो एक बार आप पढ़ लो। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक टाइप का एक सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल ही है। हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाज सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल कोरस्पॉन्डिंग टू ग्रेविटेशनल फील्ड। ये भी एक सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल है कोरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। आप एक बार उसको देखिए, काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिमाग में घुसेगा ये चीज़। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आई एज्यूम कि वो आप पढ़ेंगे, अब पढ़ने के बाद ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो अज्यूमिंग कि आप वो सब आप पढ़ लेंगे और उसके बाद से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। लाइक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पहले डिफाइन किया है। ठीक है, आप सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल का डेफिनेशन। ठीक है, सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल मैंने डिफाइन किया है। सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल due to any single body system at any point P is defined as work done in bringing test unit mass from or a body of mass from infinity, from reference position to existing position, such that the body is never accelerated or it remains in the state of quasi-static equilibrium. उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। इफ यू आर गिवन ए चार्ज कन्फिगरेशन, चार्ज कन्फिगरेशन अगेन दो टाइप का होगा, या तो सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेज होगा या सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। या तो वो सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्ज होगा या सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। ये आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि चार्ज कन्फिगरेशन दो टाइप का एग्जिस्ट कर सकता है स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। या तो ये सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेज होगा या वो सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज होगा। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, ये पहले भी आपको मैंने बताया है। सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस में यू हैव पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q2, Q3, QI, QN, ये सत्ता का पॉइंट चार्ज होगा। ठीक है, और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज में चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम और सरफेस और ए लेंथ, इस टाइप का होगा। तो अगर ये सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्ज दिया हुआ है और इसकी वजह से आपको किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है, किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है, you have to find electrostatic potential at point P। तो देखिए उसका डेफिनेशन मैं पहले लिख देता हूँ, then we will try to see how we can find potential due to a given charge configuration। पहले पोटेंशियल का डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, फिर डेफिनेशन लिखने के बाद उस डेफिनेशन को अप्लाई करके हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं फॉर ए सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्ज या सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का काफ़ी हम लोग यूज करेंगे आगे, जैसे अभी गॉस लॉ आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ग्राउंडिंग या अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे।
वहाँ भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पोटेंशियल का यूज़ करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ करेंगे हम लोग जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है इसका आपको। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं हम, ठीक है। लेट अस राइट डेफिनेशन। ज़्यादा इसका देखो थ्योरी पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नहीं डिस्कस करने का रीज़न है एक्चुअली इसका थ्योरी में घुस जाएंगे ना तो हम लोग खो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पहले डिस्कस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को अगर हम लोग डिस्कस करें तो उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करना पड़ेगा पहले, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे क्योंकि देखो वो अलग एक चैप्टर ही है हमारा, वर्क एंड एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ के बाद पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अब पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के बाद जो है वर्क एंड एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसमें काफ़ी डिटेल में हम लोग को डिस्कशन करना ही है, तो अननेसेसरी थोड़ा सा डिस्कस करें और आगे बढ़ जाए तो उसमें मज़ा नहीं आता है, ठीक है। या तो डिस्कस करें तो पूरा ही डिटेल में डिस्कस किया जाए, तो इसीलिए अभी इसको मतलब हम डेफिनेशन ही लिखवा दे रहे हैं और उसको यूज करके हम कैलकुलेशन कर लेंगे, और इसके बारे में और जानकारी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कैसे कंजर्वेटिव फील्ड होता है एंड वाई फॉर ए कंजर्वेटिव फील्ड देयर मस्ट एग्जिस्ट ए पोटेंशियल। ये सब सही वक्त आने पर हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेटिव नेचर कैसे, मतलब वाई फॉर एवरी कंजर्वेटिव फील्ड वी मस्ट हैव ए पोटेंशियल स्केलर टर्म, तो वो सब डिस्कशन आगे आएगा जब जरूरत पड़ेगा उसका। तो अभी उसको मिक्सअप करेंगे तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन हम अभी लिख देते हैं इसका हम, ठीक है। डेफिनेशन समझ जाइए कैसे अच्छा डेफिनेशन जो है आपको मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल पढ़िए, ठीक है, और उसमें क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसका नेक्स्ट टॉपिक होगा जहाँ तक हमको ध्यान है, वो भी पढ़िए, दोनों चीज़ पढ़िए। उसके बाद इसको बेहतर आप अप्रिशिएट कर पाएंगे, क्योंकि सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल का ही एक एग्जाम्पल है। सेंट्रल फोर्स दो तरह का सेंट्रल फोर्स नेचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग यू हैव सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल, वन इज यार व्हाट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और दूसरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ठीक है। तो उसको एक बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं आप। सेंट्रल फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसे भी, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए। तो लेट्स डिफाइन इट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at any point P in space due to a given charge configuration, due to a given charge configuration is numerically equal to work done, numerically equal to work done in bringing a test unit positive charge from infinity. Infinity is basically a reference for electrostatic potential. Infinity is that position where the electric field is zero, और आप सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल देखेंगे तो इसको इन्फिनिटी की जगह पे हम रेफरेंस पॉइंट लिखते हैं। रेफरेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर द फील्ड और द फोर्स इज जीरो। इन्फिनिटी टू पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P such that the charge is never accelerated. Charge is never accelerated, never accelerated. That is, it remains in the state of quasi
स्टैटिक, अगेन आई विल एडवाइज कि आप क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में उससे पढ़िए, मतलब एक ही चीज़ को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है ना मेरे लिए, क्योंकि ये वीडियो तो आप देख सकते हो जाके क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्योंकि उसको समझने के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है कि आप क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम समझे, कैसे क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक इक्विलिब्रियम इन डिसकंटिन्यूटी होता है, काफ़ी एक अच्छा एग्जांपल लेके मैंने डिस्कस किया है, जस्ट गो थ्रू दैट। तो ये डेफिनेशन है, ये कंप्लीट डेफिनेशन आपका है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P, P is a point in space, electrostatic potential at any point P in space is numerically equal to the work done in bringing a test unit positive charge, test मतलब experimental, unit मतलब 1, 1 coulomb of positive charge। देखो electrostatic potential at any point P due to a given charge configuration, is equal to the work done in bringing 1 coulomb of positive charge from infinity to point P such that 1 coulomb of positive charge is never accelerated or it remains in the state of quasi-static equilibrium। देखो मतलब समझो इसका, अगर कोई चार्ज कन्फिगरेशन आपको दिया हुआ है, ये चार्ज कन्फिगरेशन है, ठीक, ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है या सिस्टम डिस्क्रीट चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। और इसका आपको पोटेंशियल यहाँ निकालना है, टी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो डेफिनेशन कह रहा है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से, अब ये मेरा जो बोर्ड है इसके लिए इन्फिनिटी तो यही है मेरे लिए, ठीक है, इनमें बहुत दूर, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में, इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा एक एक्सटर्नल एजेंसी को, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जब इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेके आ रहे हैं, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल कि यू शुड नॉट एक्सेलरेट दिस चार्ज। आपको ये ध्यान रखना है कि ये 1 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट ना हो, ठीक है, इट्स मस्ट रिमेन द स्टेट ऑफ क्वाजी-स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब आप 1 कूलम्ब को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ला रहे हैं तो वो 1 कूलम्ब एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, यानी वो 1 कूलम्ब हमेशा ही इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, क्वाजी-स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है। तो वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन क्या होगा, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, वर्क डेफिनेशन लिखवाए हैं हम आपको, तो यहाँ लिखा है ना, गिवन इज न्यूमेरिकल इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, वर्क डन मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो अगर मान लो ये चार्ज कन्फिगरेशन है, दिस इज योर चार्ज कन्फिगरेशन, दिस चार्ज कन्फिगरेशन कैन बी सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्ज और सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और यू कैन हैव मिक्स ऑफ बोथ, सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जहाँ पे स्टैटिक चार्ज इंबेडेड हो, पॉइंट चार्ज इंबेडेड हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर इस चार्ज कन्फिगरेशन का पोटेंशियल पॉइंट P पर निकालना है आपको, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट कैलकुलेट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P सच दैट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज नेवर एक्सेलरेटेड। आप निकालिए एक्सटर्नल एजेंसी कितना वर्क करेगा 1 कूलम्ब को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में, सच दैट वो 1 कूलम्ब चार्ज जो है वो एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज करो एक एक्सटर्नल एजेंसी इसको ला रहा है पकड़ के, अब मान लो 1 कूलम्ब जब यहाँ पे है, सपोज करो 1 कूलम्ब चार्ज जब यहाँ पे है, तो इस पर क्या क्या फोर्सेज लग रहे होंगे, या हम कहें कि एक्सटर्नल एजेंसी कितना फोर्स लगाएगा। एक तो फोर्स इस 1 कूलम्ब पे चार्ज कन्फिगरेशन लगाएगा, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक फोर्स लगाएगा 1 कूलम्ब पे। मान लो यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं हम, ठीक है, मान लो इंटरमीडिएट पोजीशन पे 1 कूलम्ब है, तो इस पर क्या क्या फोर्सेज लगेंगे। एक तो ये जो आपका चार्ज कन्फिगरेशन वो एक फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कितना लगाएगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज कन्फिगरेशन ऑन दैट 1 कूलम्ब विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन। इस चार्ज कन्फिगरेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन पे होगा वही फोर्स ऑन 1 कूलम्ब होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन यही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P इज सिंपली the force exerted on one unit of positive charge by the given charge configuration. यही डेफिनेशन पढ़े हैं ना हम लोग लास्ट क्लास में. Electric field at any point P due to given charge configuration is simply the force experienced by 1 coulomb of positive charge at that point P. तो अगर यहाँ पे हम कहें कि 1 coulomb of positive charge कितना force experience कर रहा है, so that will be equal to what? That will be equal to the electric field to this given charge configuration at this point where the 1 coulomb is lying. ठीक है, तो ये चार्ज कन्फिगरेशन कितना फोर्स लगाएगा? E के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर. अब एक्सटर्नल एजेंसी भी फोर्स लगाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी को इसको इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाना है और लाते समय इसको इक्विलिब्रियम में रखना है. तो चार्ज कन्फिगरेशन तो E फोर्स लगा रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंसी कितना फोर्स लगाएगा ताकि ये 1 कूलम इक्विलिब्रियम में हो. इक्विलिब्रियम में हो मतलब नेट फोर्स इस पे 0 हो. ठीक है, इसका मतलब ये है कि द एक्सटर्नल एजेंसी मस्ट अप्लाई द फोर्स which must be equal and opposite to electric field. ठीक है, और वर्क डन का बात करें, अगर वर्क हम लोग डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P सिंपली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी. वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज व्हाट? Fext dot dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P. और Fext क्या है? Fext इज सिंपली माइनस ऑफ E. ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल का फार्मूला हो जाएगा, एक तरह से एक्सप्रेशन हो जाएगा. E डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P. ठीक है, ये इंटीग्रल फॉर्म हो गया. इसी का अगर डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे, इसका डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल V. डेल इज ग्रेडियंट, डेल इज ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन सब याद रखो आप. थोड़ा वेक्टर कैलकुलस तो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत ना, वेक्टर कैलकुलस थोड़ा बहुत पढ़े होंगे मेरे ख्याल से. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डेल वी जो होता है वो ये होता है. वेक्टर कैलकुलस भी हम पढ़ा ही देंगे एक बार, थोड़ा सा इसका वीडियो बना दे थोड़ा बहुत, तो एक आध टॉपिक मैथमेटिकल फिजिक्स का भी ले लेंगे. ठीक है, ताकि थोड़ा फिजिक्स ना हो जाए. ठीक है, तो था मैथमेटिक्स भी किया जाएगा, इंटरेस्टिंग होता है मैथमेटिक्स, और हम पढ़ाएंगे तो इंटरेस्टिंग हो ही जाएगा, अगर नहीं भी रहेगा तो. ठीक है, ऐसे ओके. ठीक है, अगर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में डेल वी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, डेल वी का एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का आ जाएगा. ठीक है, ओके. तो ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हो जाएगा. प्लेन पोलर अगर बात करेंगे तो सिर्फ इतना ही रहेगा. ठीक है, तो ये सब याद रखना. V से पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये तो हो गया कि अगर V दिया हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, और यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो V निकल जाएगा. तो ये हम लोग का मतलब एक्सप्रेशन रहेगा. ये दोनों ही काफ़ी देखो इंपॉर्टेंट है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ गिवन चार्ज कन्फिगरेशन का, तो उस गिवन चार्ज कन्फिगरेशन का किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं आप. अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो वहाँ से आप ग्रेडियंट लेके आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं. ये इसी का इंटीग्रल फॉर्म हो गया, दूसरा डिफरेंशियल फॉर्म हो गया. ठीक है, इसका डिफरेंशियल फॉर्म हो गया. ओके, अब इस डेफिनेशन को यूज करके हम लोग लेट्स फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज. लेट्स फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा वो निकाल दिया जाए. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज या डिस्क्रीट चार्ज, जो भी बोल दो, Q. अगर आपको कोई पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, if suppose this is a point charge and you want to find electrostatic potential say at a distance r. ठीक है,
तो एज पर डेफिनेशन V इज व्हाट, E डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। पॉइंट P किस दूरी पे है, R दूरी पे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। अब ई आर क्या है, ई आर यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग आर, और डी आर भी जो है इस लाइंग इन डायरेक्शन ऑफ ई आर। डी आर जो है इट लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ ई आर, सो आई कैन राइट इट एज ई आर डॉट डी आर विल बी डी आर। आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, इन्फिनिटी टू आर। इसका इंटीग्रल कर लोगे तो क्या आ जाएगा, so this is, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज की वजह से एट एनी पॉइंट P where P is at a distance of R from the point charge, V is going to be simply, this is going to be electrostatic potential. And electrostatic potential is scalar quantity. Scalar quantity, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर ही होगा ना, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपका पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया। पॉइंट चार्ज का फील्ड हमें पता है तो उसके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब एक बार आपको पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता हो गया, देखो आप पीछे जो हम लोग किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल लिए थे। अब फिर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों को क्लब करके हम लोग किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पा रहे थे। मतलब पीछे भी हम लोग यही अप्रोच फॉलो किए थे, हम लोगों ने कूलम्स लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था पॉइंट चार्ज का, ठीक है। और फिर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज किया along with the electric field to a point charge, and we were able to find out electric field to any charge configuration। किसी भी चार्ज कन्फिगरेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल पा रहे थे by using two things। one, the electric, we knew the electric field to a point charge, वो कहाँ से आया था, कूलम्स लॉ से आया था। और दूसरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर रहे थे। वही चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज हमको पता है, उससे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल लिया पॉइंट चार्ज की वजह से। और यहाँ भी हम लोग, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए ट्रू है ना, वो तो लीनियर सिस्टम का प्रॉपर्टी है, तो हर जगह ही यूज होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम जो लीनियर सिस्टम, और लीनियर सिस्टम में ब्लैंकेट मतलब हो गया ना कि मतलब पूरा ही लीनियर सिस्टम में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ट्रू होता है, तो एक पूरा ही हर जगह यूज कर सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो या आपके EM वेव्स हो जाए, कहीं भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग प्रिंसिपल सुपरपोजिशन यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज लीनियर सिस्टम, ठीक है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन क्या है, वी नो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टू पॉइंट चार्ज, और दूसरा क्या है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड है। ये दोनों को यूज करके हम लोग किसी भी चार्ज कन्फिगरेशन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। आपको एक अप्रोच ब्रीफ आइडिया दे देते हैं, फिर नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग अलग अलग चार्ज कन्फिगरेशन का हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे। बट थोड़ा सा अप्रोच डिस्कस कर लिया जाए एक बार। सपोज करो पहले हम लोग लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर ए सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस। सपोज फॉर ए सिस्टम ऑफ discrete charges, suppose we are given system of discrete charge, मान लो ये एक्सिस है, अब डिस्क्रीट चार्ज को पोजीशन को रेफर करना है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर देते हैं, ठीक है, कि मैथमेटिक्स का बात कर रहे हैं ना लोग। सपोज वी हैव चार्ज Q1 over here, Q2 over here, this is Q1, this is Q2, say this is Q3, say this is Qi, and say this is Qn, n charges, ठीक है। You have n discrete charges, इनका पोजीशन को भी डिस्क्राइब कर लो। This is R1 vector, you have this R2 vector, पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम लोग। This is R3 vector,
दिस इज योर आर आई वेक्टर, दिस इज योर आर एन वेक्टर। अब मान लो ये सिस्टम ऑफ एन डिस्क्रीट चार्जेज है और इसकी वजह से पोटेंशियल आपको से पॉइंट पी पे निकालना है। सपोज करो आपको पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक सिंगल डिस्क्रीट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है वो हम लोग को निकालने का मालूम है, मतलब फार्मूला हम लोग बना लिए Q/4πε0r, और प्रिंसिपल सुपरपोजिशन अप्लाई कर देंगे। हम लोग इंडिविजुअली हर पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, और उनको सम कर देंगे। सम कर देंगे, सम करना मतलब प्रिंसिपल सुपरपोजिशन अप्लाई करना, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉज हो गया चार्ज और इफेक्ट हो गया पोटेंशियल, ठीक है। तो जैसे जो अप्रोच हम लोग फॉलो किए थे तो वही यहाँ भी फॉलो कर लेंगे। तो वी आई क्या हो जाएगा, वी आई व्हाट इज पोटेंशियल जो आई एच चार्ज। मान लो P का जो पोजीशन है इट इज डिस्क्राइब्ड बाय से R वेक्टर, तो QI से दूरी पॉइंट P का क्या हो जाएगा, दिस इज R माइनस RI, और उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ R माइनस RI। तो VI इज QI अपॉन 4πε0 मॉडुलस ऑफ R माइनस RI, ठीक है। और we will use principle of superposition, so the resultant electrostatic potential will simply VI summation, मतलब क्या, we are using principle of superposition, इंडिविजुअल चार्जेस का पोटेंशियल निकाल लिया, उसको सम कर दिया, तो पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाएगा, पूरे सम की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी 1/4πε0 समेशन QI R माइनस RI, ठीक है। I गोज फ्रॉम 1 to n, ये हमारा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा। स्पेसिफिक केस लेंगे तो ये सब सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका, इन जनरल हम बात कर रहे हैं, हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी सिस्टम डिस्क्रीट चार्ज का पोटेंशियल निकाल सकते हैं by using two things, one electrostatic potential to point charge और दूसरा principle of superposition, दूसरा चीज है principle of superposition, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग we can also work out electrostatic potential due to a system of continuous distribution of charge, ठीक है। You can work out electrostatic potential to system of continuous distribution of charge। मान लो तो यहाँ भी वही है, आपको इंफॉर्मेशन क्या है, एक सिस्टम ऑफ एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल पता है, और एक इंफॉर्मेशन है कि प्रिंसिपल सुपरपोजिशन वैलिड है, ठीक है। मान लो ये आपका सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड रो इज द वॉल्यूम डेंसिटी, सपोज रो इज द वॉल्यूम डेंसिटी। आप क्या करोगे, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, यू नो द पोटेंशियल टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज एंड यू नो दैट प्रिंसिपल सुपरपोजिशन इज वैलिड। अब आप क्या करेंगे, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक एलिमेंट लेंगे एंड यू विल टेक इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट लेने से क्या होगा, उस पर जो चार्ज होगा dq दैट कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट चार्ज। आप इसमें ये जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या करेंगे, एक वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे डीटो, और ये जो डीटो होगा दैट विल बी इनफाइनिटेसिमली वेरी स्मॉल। इनफाइनिटेसिमली स्मॉल होने की वजह से जो चार्ज इस डीटो में होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज। अच्छा, जब भी हम लोग एलिमेंट लेते हैं तो हमेशा ही उसका हम लोग पोजीशन मार्क करते हैं, सपोज जैसे आर डैश, ठीक है, पोजीशन ऑफ डीटो, और आपको मान लो निकालना है पोटेंशियल यहाँ पे पॉइंट पी पे, अब पॉइंट पी का पोजीशन मान लो आर है, ठीक है। तो अब जो डीटो के ऊपर जो चार्ज है डी क्यू,
I can treat this as a point charge. Why? Because I have taken detail infinitesimally very small. ठीक है, तो dq के वजह से यहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी dq. अब dq की वजह से पोटेंशियल हमें पॉइंट p पे निकालना है. अब dq की वजह से पोटेंशियल एट पॉइंट p, डिस्टेंस कितना होगा पॉइंट p का dq से, दैट विल बी द मॉडुलस ऑफ r माइनस r डैश वेक्टर, है ना. तो the potential due to dq is dq upon 4 pi epsilon naught and r minus r dash. अब यहाँ पे एक फायदा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग को डायरेक्शन बड़ा देखना पड़ता था कि इंटीग्रेट होगा या नहीं होगा. ये तो स्केलर है, स्केलर तो हमेशा ही ऐड हो जाता है. ठीक है, स्केलर तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, उनका मैग्नीट्यूड ऐड होगा या नहीं होगा, उसके लिए डिपेंड देखना पड़ता था कि डी का डायरेक्शन सबका सभी एलिमेंट की वजह से सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, तभी हम लोग मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर सकते थे यहाँ पे. लेकिन यहाँ तो स्केलर है, तो स्केलर इज ऑलवेज एडिटिव. ठीक है, तो पोटेंशियल एट ड्यू टू होल चार्ज कन्फिगरेशन विल बी सिंपली 1/4 pi epsilon naught and dq can be written as rho d tau upon this. और इसका इंटीग्रेशन किस पे होगा, over the whole charge distribution. This has to be integrated over the whole charge distribution. ठीक, तो हम लोग दो चीज का यूज कर रहे हैं. We are using one fact. We know the electrostatic potential to a point charge, and we are also using one principle, that is superposition principle, which is valid throughout electromagnetism. Superposition principle पे मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, जो वो नहीं देखे हैं वो प्लीज देख लीजिए. ठीक है, तो आप ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिसिएट कर पाएंगे जो हम बता रहे हैं. ठीक है, तो दो तीन चीज़ जो पीछे का, देखो फिजिक्स अगर पूरा समझना है तो शुरू से देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा, है ना. तो अप्रिसिएट भी कर पाएंगे, और मतलब हमको नहीं अप्रिसिएट करना तो टॉपिक को अप्रिसिएट कर पाएंगे. ठीक है, तो मतलब ज़्यादा आपको समझ में आएगा. तो गो फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग. जो इस वीडियो पे ही ज्वाइन किए हैं हम लोग को, वो स्टार्टिंग से देखिए, कूलम्स लॉ से, और यू विल अंडरस्टैंड इन अ वेरी प्रॉपर वे. ठीक है, सो आई विल स्टॉप ओवर हियर. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलग अलग चार्ज कन्फिगरेशन की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे. ठीक है, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड देन विल मूव अहेड. तो अगेन आई मस्ट से दिस इज माय चैनल ट्रैजेक्टरी एजुकेशन, and those who are preparing for any exam at graduate and post graduate level, or those who are in graduation post graduation, they can subscribe to my channel. ठीक है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. द लैंग्वेज बाईलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहे हैं. पहले हम इंग्लिश में ही पढ़ाते थे तो कई बच्चों को थोड़ा दिक्कत आता था. तो राइट नाउ आई स्विच टू बाईलिंगुअल मीडियम. ठीक है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन करके, ताकि सबको समझ में आए. Okay, so thank you very much and have a good day.